अम्मा जी, जब आप सुबह जग जाती हैं तो आपसे इतना भी नहीं होता कि बाहर झाड़ू कर दें। बिंदु अपनी सास कमला जी से कहती है। कमला जी बोली, बहू, घर के अंदर के काम तो मैं कर ही रही हूं ना। जब तक ये थे तब तक तो बाहर झाड़ू घर का नौकर रामदीन ही करता था। तो अब, और तुमने मुझसे कभी कहा भी नहीं, तो मैं कैसे। तभी कमला जी की छोटी बहू सपना आई और बोली, अम्मा जी, आप भूल रही हैं कि अब बाबूजी नहीं रहे, और जहां तक बात रामदीन की है तो उसे हमने बाबूजी के जाने के बाद निकाल दिया। कमला जी बोली, हाय हाय, क्यों निकाल दिया बहू? 2 महीने पहले जब मैंने पूछा था तो तुमने कहा था कि उसे किसी काम से बाहर शहर भेजा है, और अब हमारे सिवा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो बेचारा बुढ़ापे में कहाँ गया होगा? बिंदु बोली, क्यों, वो क्या हमारा रिश्तेदार था जो हम उसे घर में रखते और फालतू में उस पर पैसे खर्च क्यों करें, जब पूरा दिन आप भी घर में ही बैठी खाती रहती हैं? कमला जी बोली, मैं समझी नहीं बहू, तुम दोनों आखिर कहना क्या चाहती हो? बिंदु का पति रमेश अंगड़ाई लेते हुए बाहर आया और बोला, माँ, ये दोनों आपसे कहना चाहती हैं कि थोड़ा काम धाम किया करो, वरना बुढ़ापे में शरीर अकड़ जाएगा। क्यों बिंदु, सही कह रहा हूं ना? बिंदु बोली, बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, हम तब से इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये है कि समझ ही नहीं रही है। अम्मा जी, बेटे की बात समझ में आई कि मैं समझाऊं? कमला जी ने हाँ में सिर हिला दिया। सपना बोली, चलो अच्छा है, भैया की बात इनकी समझ में तो आई। कैसे नहीं आती सपना, माँ के लाडले जो रहे हैं भैया। हाँ, वो बात अलग है कि अपनी बेटी नूतन के आने के बाद अम्मा बाबूजी हम दोनों बेटों को कुछ समझते ही नहीं थे। सपना का पति उमेश अपने कमरे से निकलते हुए बोला। कमला जी बोली, नहीं बेटा, मैंने कभी भी तुम तीनों बच्चों में कोई भेदभाव नहीं किया। नूतन तो पराई थी, उसके लिए हम ज्यादा कुछ कर कहां पाए। हाँ, ईश्वर की कृपा रही जो तुम्हारे बाबूजी जीवित रहते उसे विदा कर गए और वो अपने घर चली गई। सपना बोली, आप कहना क्या चाहती है? अगर बाबूजी के जाने के बाद नूतन कुंवारी रहती तो हम क्या अच्छे घर में उसकी शादी नहीं करते? कमला जी बोली, नहीं नहीं बहू, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। बिंदु बोली, रहने दीजिए अम्मा जी, हम आपको और आपकी बेटी को अच्छे से जानते हैं। अब ये लीजिए झाड़ू और जाइए, काम पर लग जाइए। बेचारी कमला जी, जो पति के राज में कभी घर की चौखट से बाहर नहीं गई, आज उन्हें बाहर झाड़ू लगानी पड़ रही थी। सही कहा है किसी ने, पति के राज में पत्नी होती रानी और बुढ़ापे में भरती पानी। दरअसल कमला जी के पति भुवन बाबू को गुजरे हुए अभी मुश्किल से 5 महीने हुए होंगे, और इन 5 महीनों में उनके बेटे बहुओं ने कमला जी को 5 युग का दुख दिखा दिया था। कमला जी पसीना पसीना होकर बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी रमेश के फोन पर वकील दीनानाथ, जो भुवन बाबू के मित्र और सलाहकार दोनों थे, उनका फोन आया। रमेश, कल मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं भुवन की वसीयत पढ़ने के लिए, तो बेहतर होगा तुम अपनी बहन नूतन को भी बुला लेना, और हाँ, भाभी को भी उस वक्त घर पर रहने के लिए कहना। रमेश ने तुरंत जाकर कमला जी के हाथ से झाड़ू ली और बोला, माँ, बहुत कर ली मेहनत आपने, चलिए अब थोड़ा आराम कीजिए। कमला जी बोली, क्यों बेटा, कोई गलती हो गई मुझसे? रमेश बोला, नहीं माँ, चलो अब आराम करो। कमला जी हैरान थी, वहीं दूसरी तरफ घर के बाकी सदस्य भी हैरान थे। कमला जी के अंदर जाते ही रमेश ने दीनानाथ जी की बात सबको बताई। उमेश ने नूतन को फोन करके अगले दिन आने के लिए कहा, और दोनों बहुएं कल की तैयारी में लग गई। अगले दिन नूतन सुबह सुबह ही आ गई। उसने देखा सबके अंतर्मन में बहुत कुछ चल रहा था, और सबको वकील साहब के नाश्ते खाने की चिंता थी, पर किसी को कमला जी के नाश्ते की फिक्र नहीं थी, जो सुबह से भूखी बैठी थी। हार कर नूतन रसोई में गई और बोली, बड़ी भाभी, अगर नाश्ता तैयार हो गया हो तो माँ के लिए दे दो। बिंदु बोली, दीदी, मेरे हाथ गंदे हैं, आप सपना से कह दो, वो दे देगी। ये कहकर बड़ी सफाई से बिंदु ने अपना पल्ला झाड़ लिया। नूतन बोली, छोटी भाभी के हाथ भी खाली नहीं हैं, तो ऐसा करती हूँ, मैं खुद ही माँ के लिए नाश्ता परोस देती हूँ,
वैसे भी कितना वक्त हो गया मुझे माँ के लिए खाना परोसे हुए। दोनों भाभियां एक साथ बोली, हाँ हाँ जाओ जाओ। नूतन कमला जी को नाश्ता देने गई तो कमला जी ने कांपते हाथों से थाली ली और बोली, ये सब मेरे लिए। नूतन बोली, माँ आपको क्या हो गया? आप पहले तो इतनी खामोश नहीं रहती थी और आपकी आंखें इतनी पीली है, मानो कितने दिनों से आपने पौष्टिक भोजन ना किया हो। कमला जी ने कुछ नहीं कहा, बस उनकी आंखें डबडबा गई। नूतन बोली, माँ भले ही आप कुछ ना कहो, पर आपकी खामोशी, भीगी उदास आंखें और कांपते हाथ बहुत कुछ कह रहे हैं। मैं जानती हूँ बाबूजी के जाने के बाद इन 6 महीनों में बहुत कुछ अनुभव कर लिया आपने, पर मुझे विश्वास है कि बाबूजी आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और तय समय पर वकील साहब आए और उनका स्वागत भी खूब जोर शोर से हुआ। दीनानाथ जी पारखी नजर रखते थे तो अपना सत्कार और कमला जी की नम आंखें देखकर वो सारा माजरा समझ गए। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। मैं भुवन सिंह अपने होशो हवास में अपनी वसीयत बना रहा हूँ। मेरा घर, दुकान और बैंक बैलेंस सब कुछ मैं अपनी पत्नी कमला के नाम कर रहा हूँ और भविष्य में भी कमला के बाद अर्थात उनकी मृत्यु के बाद समस्त संपत्ति के 3 बराबर हिस्से होंगे, एक एक दोनों बेटों का और एक हिस्सा मेरी बेटी नूतन का। जैसे ही ये बात रमेश और उमेश ने सुनी, उनके साथ साथ उनकी पत्नियों के चेहरों पर भी गुस्से और आश्चर्य के मिले जुले भाव आ गए। रमेश धीरे से उमेश से बोला, क्या सोचा था और क्या हो गया? उमेश बोला, अब तो घर भी माँ के नाम पर है। कहाँ माँ को ये दोनों बेघर करने की सोच रही थी और कहाँ खुद हमें बेघर होने की नौबत आ गई। तभी वकील बाबू ने आगे की वसीयत पढ़ना शुरू किया। ध्यान दो, मैंने ये वसीयत कोर्ट में भी रजिस्टर करवा रखी है। और हाँ, एक बात और, वसीयत के हिसाब से अगर कमला आगे अपनी संपत्ति अपने बच्चों में ना बांटना चाहे तो ये उनकी अपनी इच्छा होगी कि वो संपत्ति का क्या करना चाहती है, कितना किसको देना है। इस बात में उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा। अगर मेरे बेटों ने उसे कभी परेशान किया या जबरदस्ती उससे संपत्ति लेनी चाहिए तो ये सारी संपत्ति अपने आप चैरिटी में चली जाएगी। जैसे ही वकील साहब ने वसीयत पढ़नी खत्म की, दोनों भाई और भाभियों के चेहरों के रंग बदल गए। वकील साहब ने कहा, अगर किसी को भी इस विषय में कुछ पूछना हो तो पूछ लो। भाभी, आपको कुछ पूछना है? जी नहीं, बस चारों के मुख से बड़ी मुश्किल से ये 2 शब्द ही निकले। फिर वसीयत पढ़कर कमला जी, नूतन और बेटों का दस्तखत लेकर वकील बाबू वहां से चले गए। बिंदु दांत पीसते हुए रमेश से बोली, लो देख लो सपने दोनों भाई कि बाबूजी की अपार संपत्ति के आधे आधे वारिस हो। बुढ़ऊ ने सब उल्टा पुल्टा कर दिया। कीड़े पड़ेंगे उस बुढ़ऊ को, नर्क में भी जाकर उसे शांति नहीं मिलेगी। नूतन ने बिंदु की बात सुन ली तो वो बोली, भाभी आपने तो वो कहावत सुनी ही होगी, 100 सुनार की और 1 लोहार की। तो मेरे अनुभवी बाबूजी ने अपने बेटे बहुओं की नीयत शायद पहले ही भांप ली थी। अब बाबूजी की सारी संपत्ति माँ के नाम पर है तो आप सबके पांव तले से तो जमीन खिसक गई होगी। कमला जी बोली, जाने दो बेटा, इन बच्चों से उम्मीद करना भी बेवकूफ़ी होगी। अपने बेटों के लिए मैं कुछ ही महीनों में बोझ बन गई थी, पर वो जाते जाते भी मुझे सम्मान से जीने की चाबी दे गए। अरे इन्होंने तो सोचा था संपत्ति मिलने के बाद मुझे एक वृद्ध आश्रम में छोड़ आएंगे, पर यहाँ तो कहानी ही बदल गई। नूतन बोली, वाह बाबूजी वाह, क्या नहले पर दहला मारा है। अच्छा सबक सिखाया आपने इनको, ये इसी लायक थे। कमला जी बोली, शायद तेरे बाबूजी अपने बेटों की नीयत पहले ही समझ चुके थे। जिस रोग के नासूर बनने का डर था, उस रोग का इलाज उन्होंने पहले ही सोच रखा था। नूतन बोली, हाँ माँ, इसे ही तो कहते हैं दूरदर्शिता। धन्यवाद बाबूजी। उन चारों में से कोई भी कुछ कहने सुनने की हालत में नहीं था। कमला जी बोली, बेटा हम अपने आप को समय से भी बड़ा बलवान मानते हैं, पर शायद तुम चारों ये भूल गए कि वो वक्त ही हमें चलाता है।
और साथ में नचाता भी है। तुम भले मुझे वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर रहे थे, पर मैं तो माँ हूं, मैं वैसा कुछ नहीं करूंगी। हाँ, पर घर के पिछले हिस्से में जो 2 कमरे हैं, तुम दोनों अपने परिवार के साथ उसमें रहने चले जाओ। यहाँ के इन कमरों को मैं किराए पर लगा दूंगी। कमला जी के चेहरे पर बहुत दिनों बाद संतोष और आत्मविश्वास की खुशी देखकर नूतन संतुष्ट थी कि अब उसकी माँ ने नए सिरे से जीना सीख लिया था, और इसका श्रेय भुवन बाबू को जाता था, क्योंकि बेटों के लिए जो माँ कुछ महीनों में बोझ बन गई थी, आज उनके स्वर्गवासी पति जाते जाते भी उन्हें सम्मान से जीने की चाबी जो दे गए थे। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।